दोस्तों नमस्कार। आजकल जिस तरह से मालदीव को लेकर भारत के मीडिया में और देश में चर्चाएं हैं, उससे एक बात तो क्लियर है कि मालदीव की चर्चा इसलिए है क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मालदीव जैसा देश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है, एक छोटा आइलैंड जहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के अलावा, बीचेस के अलावा और कुछ भी नहीं है। यहां तक कि वहां की सरकारें कट्टरपंथी हैं, किसी और धर्म को मानने की इजाजत भी नहीं है। आप वहां पे ओपन में अपने धर्म की पूजा भी नहीं कर सकते। अगर आपको अपने धर्म को मानना होगा तो आपको प्राइवेट एरिया में जाके अपने धर्म की आराधना करनी होगी। ऐसे कट्टर देशों में भी अगर टूरिज्म बढ़ जाता है तो ऐसा क्या कारण है कि भारत में हम टूरिज्म को डेवलप नहीं कर पाए। ये बात सही है कि मोदी जी ने लक्षद्वीप जाके लक्षद्वीप की भूमिका और वहां की सुंदरता दोनों को आज जनता के सामने रख दिया है। लेकिन भारत के हर जिले में एक से एक खूबसूरत जगह है, एक से एक हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, एक से एक कल्चरल प्लेसेस हैं, लेकिन हम अपना टूरिज्म वर्ल्ड लेवल का नहीं बना पा रहे हैं। ये वास्तव में दुख की बात है। दोस्तों, आज मैं तमिलनाडु में हूं और आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये तमिलनाडु की वो जगह है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैं बाहर इसलिए नहीं जा पा रहा हूं क्योंकि आज यहां बारिश है। और आप ये उम्मीद करिए कि अगर कोई टूरिस्ट, मैं इस समय महाबलीपुरम में हूं, आप यहां की केव्स और यहां के बीचेस पे जाना चाहते हैं, यहां के मॉन्यूमेंट्स देखना चाहते हैं, लेकिन यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की कोई सुविधा नहीं है। अगर मॉन्यूमेंट्स देखते समय अगर बारिश हो गई तो सैलानियों के लिए, टूरिस्ट के लिए इवन शेल्टर भी नहीं है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अपने वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशंस का बना रखा है, कोई सुविधाएं यहां पे नहीं है। कैसे पहुंचा जाए, क्या सिस्टम होगा, क्या दिक्कतें आती हैं, क्या कोई हिंदुस्तान में देखने वाला है या नहीं, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। इसीलिए शायद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में हमारे पास धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर है, नेचुरल ब्यूटीज हैं, लेकिन हम अपने यहाँ पे टूरिज्म नहीं डेवलप कर पाए। मैं अपने कुछ साथियों से यहाँ बात कर रहा था क्योंकि मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आया हूं और जो बातें सामने आई वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अगर ये बातें आपको सही लगती हैं तो ये पॉलिसी मेकर्स तक पहुंचनी चाहिए। टूरिज्म मेरी हॉबी है, फोटोग्राफी मेरी हॉबी है, मैं बहुत घूमता हूं, लेकिन जब भी आप देखें कि हिंदुस्तान के किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में गिने चुने जो उंगलियों पे छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह हालत निश्चित रूप से चिंताजनक है। और शायद टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारी कल्चरल मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर पा रही है। हाँ, कुछ आज हमने अपने धार्मिक स्थानों का रूप बदलते देखा है, चाहे वो उज्जैन है, चाहे वो हमारे चार धाम हैं, चाहे यूपी के कुछ फेमस डेस्टिनेशंस हैं, लेकिन बाकी इतने बड़े देश में टूरिस्ट पे कौन ध्यान दे रहा है, ये तो भगवान ही जानता है। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपके सामने रखूंगा, 12 पॉइंट हैं, इस पे मोदी सरकार को काम करना होगा। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि टूरिज्म कोई हॉबी की बात नहीं है। टूरिज्म बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का साधन है। करोड़ों लोग इससे रोजगार पा सकते हैं, करोड़ों लोग इनडायरेक्ट वे में इससे एंगेज हो सकते हैं और अरबों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज भारत को मिल सकता है। तो आज जो मैं बात करने वाला हूं वो व्यापारिक दृष्टि से है, सामाजिक दृष्टि से है, आर्थिक दृष्टि से है। सबसे पहला मुद्दा, आपके पास इंटरनेट है। दोस्तों, आप इंटरनेट पे जाइए और वहां से टाइप करिए जिस शहर में भी आप हैं, दिल्ली से मालदीव और दिल्ली से लक्षद्वीप, पता करिए कि एयर टिकट कितने का है, वहां से पहुंचने में कितना टाइम लगता है और एयर टिकट कितने का है। मालदीव भारत से दूर है, टिकट है 9,000 के आसपास। लक्षद्वीप भारत के बहुत करीब है, टिकट है 12 से 13,000, 14,000। टाइम लगता है 15 से 22 घंटे। आज अगर मान लीजिए कोई टूरिस्ट मालदीव ना जाके लक्षद्वीप जाना चाहेगा तो आपको समझ में आ रही होगी बात कि उसको 12-14 घंटे एयरपोर्ट्स पे धक्के खाने होंगे। क्या ऐसे हम टूरिस्ट डेवलप कर पाएंगे?
लोग हिंदुस्तान से अमेरिका और यूरोप या ईस्ट एशिया इसलिए चले जाते हैं क्योंकि वहां पे डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती है। लेकिन हमारे यहां अपने ही देश में इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहुंचना एक तो महंगा है और दूसरा एक्सेसिबिलिटी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये है समझने की कि मैं किसी फॉरेन कैरियर की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फॉर एग्जांपल इंडियन जो एयर कैरियर है उनकी, उन्हीं की टिकट भारत के डेस्टिनेशन में महंगी है जबकि विदेशी डेस्टिनेशन में सस्ती है, जबकि उनका पेट्रोल ज्यादा लगता है, फ्लाइंग टाइम ज्यादा है, लेकिन टिकट कम है। यह जब स्थिति होती है तो यह सिर्फ एक डिफेक्टिव नीति के कारण ही हो सकती है। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमें समझना होगा वो है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आप अगर एयरपोर्ट से उतर भी गए तो आप जाएंगे कहां पे? आज स्थिति यह है कि एयरपोर्ट से उतरने के बाद भी आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना अपने आप में एक समस्या है। आप बाहर निकलेंगे, आपको टैक्सी नहीं मिलती है तो किसी को रेट नहीं पता कहां जाना है, कहीं पे कोई रेट लिस्ट नहीं है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है दोस्तों। अगर कोई विदेशी मेहमान जो आपकी भाषा नहीं जानता, उदाहरण के लिए मैं आज तमिलनाडु में हूं, एक भी रोड साइन या टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे मार्किंग ना तो इंग्लिश में है ना हिंदी में है, सब कुछ तमिल में है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहां टूरिस्ट डेवलप हो तो क्या इस तरह से हो पाएगा? अगर हम भाषा का भी सही इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यह भी नहीं बता सकते कि जहां पे वो खड़े हैं, जिस जगह को वो देख रहे हैं, उसका नाम क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। हम लोगों ने इवन टूरिज्म को भी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। तमिलनाडु सरकार कहती है सिर्फ तमिल में लिखा जाएगा। क्या टूरिस्ट को तमिल सीखनी पड़ेगी तमिलनाडु आने के लिए? ये कौन सी मानसिकता है टूरिज्म प्रमोट करने की? ये बड़ी विचित्र स्थिति है। इसीलिए मेरा ये कहना है कि एक टूरिज्म पॉलिसी होनी चाहिए, और अगर भारत सरकार की पॉलिसी होगी और उसमें यह कहा जाएगा कि आपको कम से कम 3 भाषाएं लिखनी है, रीजनल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज और इंटरनेशनल लैंग्वेज, तो मुझे लगता है इस मुद्दे को हम एड्रेस कर पाएंगे। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है फॉरेन डेलीगेट्स के लिए वो है वीसा पॉलिसी। आप जाना चाहते हैं, अब जो टूरिज्म होता है ना दोस्तों, वो मूड पे चलता है। उसके लिए आप बहुत लंबी एडवांस प्लानिंग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि हमने कहा नेक्स्ट वीकेंड लेट्स गो टू लक्षद्वीप, और हम दुबई में हैं या हम अफ्रीका के किसी देश में हैं या यूरोप में हैं, और अगर मुझे टाइम पे वीसा नहीं मिलेगा तो फिर मैं वहां जाऊंगा जहां वीसा फ्री एंट्रीज है। इसीलिए ज्यादातर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ने अपने यहां वीसा फ्री एंट्रीज का इंतजाम किया हुआ है, क्योंकि अगर वीसा फ्री है तो आप कभी भी टिकट खरीदिए, लैंड करिए और एक्सेसिबिलिटी आपको मिल जाती है। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हो पा रहा है। मान लीजिए हम मेनलैंड की बात करते हैं कि वहां दिक्कत है, लेकिन अंडमान और लक्षद्वीप जो आइलैंड नेशंस हैं, वहां वीसा ऑन अराइवल तो मिल ही सकता है। इस पे सरकार को सोचना होगा। दूसरा जो एक और जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है जो गाइड्स हैं। हर आदमी अपने आप को गाइड बोलता है, उल्टी सीधी कहानियां सुनाते हैं। टूरिस्ट बेचारे को पता नहीं होता कि उसको कौन क्या कहानी सुना गया, किस बात के उसने पैसे लिए, ना वो अप्रूव्ड है ना वो ऑथराइज्ड है। क्या हम इस तरह का कोई एक सिस्टम बना सकते हैं कि सिर्फ ऑथराइज्ड गाइड ही, प्रॉपरली ट्रेन्ड गाइड इन प्रॉपर यूनिफॉर्म विद बैज नंबर एंड नेम, वो ही लोग वहां पे रहेंगे? और उनको कंट्रोल करने के लिए आपको एक टूरिज्म पुलिस भी चाहिए। नहीं तो आपसे वो लाइसेंस लेंगे और फिर शर्ट उतार देंगे, मनमर्जी दाम लगाएंगे। हम क्या ऐप नहीं बना सकते? वहां पे हम बोर्ड नहीं लगा सकते कि टूरिस्ट गाइड को कितना पैसा किस काम का देना है? जिस तरह से टूरिस्ट को गाइड हैरेस करते हैं वो भारत की इमेज को खराब करता है। क्या इस पे पॉलिसी बनाना बहुत मुश्किल है? इस पे हमें सोचना होगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ होटल्स। छोटे होटल में लोग इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि वहां अनहाइजीनिक कंडीशन है। होटल्स की क्वालिटी कंट्रोल का कोई सिस्टम मुझे इस देश में नहीं दिखता है। 5 स्टार्स में जगह कम है, इसलिए वो बहुत महंगे हैं। तो आम आदमी अगर घूमना चाहता है तो कहां जाए? इस बात को हमें समझना होगा कि छोटे होटल्स के सर्टिफिकेशन के लिए, उनके क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। दूसरी इसी से संबंधित समस्या है खाने की क्वालिटी को लेकर।
टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में हमेशा ये देखा गया है कि सबस्टैंडर्ड और मिलावटी खाना मिलता है, लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां का फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट और इंस्पेक्टर्स क्या कर रहे हैं? क्या हम वहां पे उनकी डेली रिपोर्टिंग ले सकते हैं? और सारा कुछ आजकल डिजिटाइज्ड है। हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं कि किस फूड इंस्पेक्टर ने कहां से कितने सैंपल लिए और उसकी क्वालिटी रिजल्ट क्या था। अगर हम इनकी मॉनिटरिंग भी शुरू कर दें तो मुझे लगता है सुधार होगा, लेकिन ये बेसिक काम भी हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि इंस्पेक्टर्स को तनख्वाह दी जा रही है, लेबोरेटरीज पे खर्चा किया जा रहा है, लेकिन आउटपुट ना तो टूरिस्ट को समझ में आ रहा है ना जनता को। इसी तरह से इंपॉर्टेंट चीज आती है स्किल्स। हमारे यहाँ पे बेरोजगारी की हम बात करते हैं, लेकिन यूथ को टूरिज्म का स्किल डेवलपमेंट एज ए गाइड, एज ए टूरिस्ट पुलिस या एज ए एस्कॉर्ट, हम उनको कुछ भी नहीं स्किल डेवलप कर पा रहे। रोड साइड पे लोग बच्चे खड़े रहते हैं, वो आके टूरिस्ट को कहते हैं, ना वो प्रॉपरली ड्रेस्ड होते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई पान चबा रहा है, और वहां पे आके वो फॉरेन टूरिस्ट को कहते हैं आई विल बी योर गाइड। उसको देख के लगता है कि कहीं ये लुटेरा तो नहीं है, कहीं ये टाउट तो नहीं है, कहीं ये ठग तो नहीं है। तो टूरिस्ट को हेल्प भी चाहिए होती है, लेकिन वहां पे हेल्प करने वाला भी कोई नहीं मिल पाता। टूरिस्ट पुलिस का कॉन्सेप्ट कहीं देखने को नहीं मिलता। अगर कहीं पे पुलिस का इंतजाम भी है तो किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं। अगर कोई टूरिस्ट उनसे हेल्प मांगने भी जाता है तो उनके पास पता ही नहीं कि हेल्प करनी कैसे है। उनके पास कम से कम ऐप होना चाहिए, उनके पास कॉन्टेक्ट नंबर्स होने चाहिए, उनको बाकी सुविधाओं की जानकारी देनी चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से हर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे टाउट्स और बैगर्स की भरमार होती है। जब व्यक्ति अपने परिवार के साथ, अपनी फैमिली के साथ घूमने आता है तो वो चाहता है कि इस तरह का न्यूसेंस वैल्यू वहां ना रहे। ये हमारे देश की समस्या है। चाहे मंदिर हो, चाहे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, टाउट्स और बैगर्स को हम आज तक कंट्रोल नहीं कर पाए। और अगर हम उसको कंट्रोल करते हैं तो फिर वहां राजनीति शुरू हो जाती है। क्या इस तरह से हम इस देश की अच्छी छवि दे पा रहे हैं? ये भी हमें सोचना होगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, मेरा ये कहना है कि बहुत सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे पता है कि यहाँ पे 1000 लोग आएंगे, एक काउंटर होगा, वहां लंबी लाइन होगी। हम वहां पे सारा सिस्टम डिजिटाइज क्यों नहीं कर देते? डिजिटल टिकट्स और डिजिटल पेमेंट क्यों नहीं हो सकता? और वहां पे अगर आपको कोई हेल्प भी चाहिए तो वहां पे कभी अधिक जो कर्मचारी है वो कभी लंच टाइम पे बिजी है, कभी वो कह रहा है जी मेरा लंच टाइम है, आप आधे घंटे बाद आइए, कभी उसका कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, कभी उसका प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, कभी उसके पास चेंज नहीं है। हम सारा सिस्टम डिजिटल क्यों नहीं कर सकते? वहां पे QR कोड लगा दिया जाए। वहां पे आपके पास आज UPI की हम बात कर रहे हैं, वॉलेट्स की हम बात कर रहे हैं, ई कॉमर्स और ई पेमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ये सारा काम डिजिटाइज क्यों नहीं हो सकता? क्या इस पे कोई टाइम बाउंड मैनर पे कार्रवाई होगी? तो मेरा ये कहना है मोदी जी से कि देखिए, आपने बहुत अच्छी बात करी, लक्षद्वीप को जनता के सामने रखा, लेकिन इसका एक एनालिसिस होना चाहिए कि मॉरिशस में लोग जाते हैं, मॉरिशस की टिकट कम क्यों है? कम से कम जो डेस्टिनेशंस हैं, जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, वहां पहुंचने के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप अफोर्डेबल कर सकते हैं। नहीं तो टूरिज्म सिर्फ एक अमीर आदमियों के लिए शौक बन के रह जाएगा। गरीब आदमी ना तो इस देश को देख पाएगा, ना समझ पाएगा, ना कंट्रीब्यूट कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत को अपनी टूरिज्म पॉलिसी पे पूरी तरह से रीलुक करना चाहिए। हमारा टूरिज्म मंत्रालय और कल्चरल मिनिस्ट्री और राज्य सरकारें कहीं ना कहीं इनके तालमेल में गंभीर समस्याएं हैं। आप तमिलनाडु का उदाहरण देख लीजिए, आप बाकी जगह का उदाहरण देख लीजिए कि हमने अपने टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को इसलिए प्रमोट नहीं किया क्योंकि वो किसी खास रिलीजन से है। उदाहरण के लिए तमिलनाडु, यहाँ की सरकार चाहती नहीं कि हिंदू मंदिरों को प्रमोट किया जाए, जो अपने आप में 1 बिलियन से ज्यादा आबादी का एक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बन सकते हैं। राज्य सरकार को आमदनी हो सकती है, लेकिन उनको राज्य की चिंता नहीं है, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की चिंता है। क्या ऐसे देश चलेगा? हर राजनेता को, हर डिसीजन मेकर को सोचना होगा कि क्या वो अपने हित के लिए काम कर रहे हैं या राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। उम्मीद है मोदी जी इस बात पे ध्यान देंगे और इस देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और उससे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी,
और देश में खुशहाली आएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जितना आप शेयर करेंगे कम से कम मेरा निवेदन है कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन तक जरूर भेजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।